युग और अभिमन्यु सोच ही रहे थे कि कहानी किसने टाइप की होगी। तभी युग के मन में एक उड़ता हुआ ख्याल आता है और वो कुछ सोचते हुए कहता है, यार देख, ये टाइपराइटर मेरे पापा का है। और याद है तूने मुझे बताया था कि मेरे पापा यक्षिणी पर कोई किताब लिख रहे थे, तो हो सकता है ये पेज उन्होंने ही टाइप किए हों। एक और बात, इस कहानी में जिस लड़की का जिक्र हुआ था वो भी तो यक्षिणी की तरह थी। उस आदमी ने जब उससे पूछा था कि तुम कौन हो, तो उसने कहा भी तो था कि मैं यक्षिणी तेरी मौत। यार युग, मैं ये पूछ नहीं रहा कि कहानी किस लड़की के बारे में है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये कहानी किसने टाइप की। अरे बताया तो मैंने कि मेरे पापा ने टाइप की होगी। उनके शांत हो जाने के बाद किसी ने टाइपराइटर पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए ये पेज उसी में लगे रह गए और आज भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। पर यार कल रात में जब मैंने ये टाइपराइटर देखा था तो इन पेजेस में तो कुछ भी टाइप नहीं था, ये पूरी तरह से ब्लैंक थे। तुझे कल रात के बारे में कुछ याद भी है? मुझे तो नहीं लगता। पूरी की पूरी एक बोतल अकेले पी मारी थी तूने, उसके बाद सिगरेट का पैकेट अलग फूंक मारा। शायद तुझे अच्छे से याद नहीं होगा जितना मुझे याद है। ये पेज खाली नहीं थे, वरना आधी रात में कौन कहानी टाइप करेगा यक्षिणी। अभिमन्यु को युग की बात काफी हद तक ठीक लगती है, क्योंकि रात में ज्यादा शराब पी लेने के कारण उसका अभी भी सिर भारी लग रहा था। वो युग की बात मान लेता है। अभिमन्यु उन पेजेस को टाइपराइटर के साइड में रखते हुए कहता है, वैसे जो भी हो, मानना पड़ेगा तेरे पापा की कलम में कमाल की ताकत थी। क्या तो लिखते थे यार, अंदर से लेकर बाहर तक पढ़ने वाले को पूरा झंझोड़ कर रख देते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने अभी भी वो सारे सीन चल रहे हों। युग कुछ नहीं कहता। अभिमन्यु के ये बात कहते ही युग का चेहरा उतर गया था। अभिमन्यु ये बात नोटिस कर लेता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ, ये तेरा चेहरा क्यों उतर गया? तुझे क्या मेरी बात पसंद नहीं आई? युग चिढ़ते हुए कहता है, क्या खाक पसंद आएगी, चेहरा उतरेगा नहीं तो क्या। यार कितनी घटिया कहानी लिखते थे पापा, कितनी अश्लील कहानी थी ये। अभिमन्यु मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या अश्लील? क्या कहा? अश्लील कहानी? तो पागल है क्या युग, कुछ भी बोलता है। शायद तुझे पता नहीं है, साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता, समझा? एक और बात, अश्लील जैसी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, बस सोसाइटी के बनाए गए कुछ रूल्स हैं। यदि आप अपनी पत्नी के साथ एक बंद कमरे में सेक्स करते हो तो वो ठीक है, पर यदि चार दीवारी के बाहर करते हो तो वो अश्लील है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, सच तो यह है कि अश्लील ये कहानी नहीं बल्कि अश्लील तेरी सोच है, क्योंकि पूरी कहानी में तूने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया और वो है सेक्स। क्या तूने ये सोचा कि यक्षिणी आखिर ये सब क्यों कर रही थी? क्यों मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार रही थी? क्यों? अभिशाप के कारण। युग, सबको पता है यक्षिणी को कोई अभिशाप मिला था। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये बार बार अभिशाप बीच में क्यों आ जाता है? आखिर क्या था वो अभिशाप जो यक्षिणी को मिला था और किसने दिया था उसे वो अभिशाप? पता नहीं, किसी को नहीं पता, पर जितना मुझे लगता है शायद वो अभिशाप तेरे पापा को पता था। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, मेरे पापा को? हाँ युग, तभी तो वो यक्षिणी पर किताब लिख रहे थे। हो सकता है उन्हें वो अभिशाप पता चल गया हो और वो अभिशाप लोगों को भी पता चले, इसलिए वो उस पर किताब लिख रहे थे। पर उससे पहले ही यक्षिणी ने उन्हें मार दिया होगा ताकि वो अभिशाप किसी को पता न चले। हाँ यार, हो सकता है। मैंने तुझे बताया था ना, ट्रेन में मुझे एक बूढ़ा मिला था। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ बताया था तूने मुझे उस बूढ़े के बारे में। तुझे पता है वो बूढ़ा भी ना उसी किताब के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था मेरे पापा ने यक्षिणी पर कोई सी किताब लिखी थी। तो फिर कहाँ है वो किताब? तेरे पास उसकी कॉपी है? पता नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किताब पब्लिश हुई थी या नहीं। अगर एक बार वो किताब हाथ लग जाती तो पता चल जाता कि यक्षिणी को आखिर क्या अभिशाप मिला था। युग और अभिमन्यु आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अभिमन्यु का मोबाइल बजने लग जाता है। जब अभिमन्यु की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखता है कि कायर का फोन आ रहा था। अभिमन्यु अपने हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए कहता है, लो देखो आ गया कायर का फोन। दोस्त भले ही कितने भी नाराज हो, पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बीती बातों को रात बीतने के साथ ही भुला देते हैं। देखा, कल कितना गुस्सा कर रहा था और अब सुबह सुबह ही फोन आ गया ना। लगता है गुस्सा अब शांत हो गया होगा तभी फोन कर रहा है। युग अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अरे अब तेरे ये प्रवचन बंद कर और फोन उठा। यदि फोन कट गया तो कायर वापस से नाराज हो जाएगा और फिर तू जानता है ना उसकी आदत, वो मनाने से भी नहीं मानने वाला। हाँ उठा रहा हूँ यार। इतना कहकर अभिमन्यु अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ कायर बोल। कायर की घबराते हुए आवाज सुनाई देती है, कहाँ पर है तू? अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, ग्रेवयार्ड कोठी में हूँ और कहाँ पर हूँगा? तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जा। यहाँ पर आ जा मतलब कहाँ पर आना है मुझे? और तू कहाँ पर है? इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? मैं अभी किश्नोई नदी पर हूँ, बंगला मुड़ा घाट पर। तू भी आ जा और हाँ साथ में युग को भी लेकर आना। युग को भी लेकर आना है? पर क्यों? आखिर हुआ क्या है, बताएगा? तुम दोनों खुद ही आकर देख लो कि क्या हुआ है। मैंने कहा था ना कि वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब हो गया ना कांड। कांड हो गया? पर क्या कांड हो गया, बताएगा भी? अभिमन्यु कायर का जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी वो देखता है कि उसके मोबाइल का नेटवर्क चला गया था, जिसके कारण फोन कट हो गया था।
युग अभिमन्यु का चेहरा देखते हुए पूछता है, क्या हुआ अभिमन्यु, ये तेरा चेहरा इतना उखड़ क्यों गया कायर से बात करते ही, सब ठीक तो है? अभिमन्यु घबराते हुए कहता है, यार कुछ कांड हो गया है। युग अपने भवें ऊपर उठाते हुए पूछता है, कांड हो गया है, पर क्या? वो तो मुझे नहीं पता, पर हम दोनों को अभी इसी वक्त किश्नोई नदी के लिए निकलना है, जल्दी चल। इतना कहकर अभिमन्यु कमरे से बाहर की ओर जाने लग जाता है। युग भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। कुछ ही देर में युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार वहां पर पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के गांव वाले भी वहां पर जमा हो गए थे। हर तरफ लोग ही लोग थे। भीड़ का हाहाकार मचा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु और युग अंदर ही अंदर घबराए जा रहे थे, ये सोचकर कि नदी के पास क्या हुआ होगा, क्यों इतनी भीड़ जमा थी। इस बार तो वहां पर 4 पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, जिन्होंने नदी के किनारे का हिस्सा सील करके रखा हुआ था। युग अपने आसपास की भीड़ को देखते हुए घबराते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, यहाँ पर क्या हुआ होगा यार? अभिमन्यु भी अपने आसपास देखते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हुआ होगा, पर इन सब के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है जो भी हुआ होगा बहुत बुरा हुआ होगा। तू कायर को ढूंढना, वो यहीं कहीं होगा, अब वो ही हमें कुछ बता सकता है। यार इतनी भीड़ में कहाँ पर ढूंढूं उसे, तू फोन करके देखना। हाँ अभी करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जेब में से मोबाइल निकालने लग जाता है। अभिमन्यु कायर को फोन लगाने वाला था कि तभी युग कहता है, अरे वो देख बिंदु। बिंदु वहीं पर खड़ी हुई थी। अभिमन्यु कायर को फोन करना छोड़ देता है और वो दोनों सीधे बिंदु के पास चले जाते हैं। युग बिंदु से पूछता है, अरे बिंदु तू भी यहीं पर है, तूने आज अपनी दुकान नहीं खोली क्या? बिंदु भी बहुत घबराई हुई दिख रही थी। उसके चेहरे की शिकन बता रही थी कि वो काफी परेशान थी। बिंदु युग के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहां पर कायर और कछुआ आ जाते हैं। कायर आते से ही युग और अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए कहता है, तो आ गए तुम दोनों, मिल गई तुम दोनों के कलेजे को ठंडक। कहा था ना मत करो छेड़छाड़ यक्षिणी के कमरे के साथ, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, अब हो गई ना प्रॉब्लम। अभिमन्यु कायर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है यार, आराम से बता ना क्या है, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है भाई? कायर अभिमन्यु का हाथ अपने कंधों पर से हटाते हुए कहता है, खबरदार जो मुझे भाई बोला तो मैं आज और अभी से तुम दोनों को जानता तक नहीं हूँ। किसी को बताना मत मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वरना गांव वाले मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ और मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम दोनों मेरे भी दोस्त नहीं हो, समझे? युग कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, यार कछुए अब तू भी शुरू हो गया, तू ऐसी बातें मत कर। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी नदी पर कौवों के शव तो नहीं मिले? कहीं उसके लिए इतनी भीड़ तो जमा नहीं हुई है? कछुआ चिढ़ते हुए कहता है, कौवों के शव मिले हैं या किसी और के, खुद ही चलकर देख ले। वहां पांचों भीड़ को साइड करते हुए नदी के किनारे के पास जाने लगते हैं। जैसे जैसे युग और अभिमन्यु नदी के किनारे के पास पहुंचते जा रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो जरा भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि नदी के पास क्या हुआ होगा। नदी के किनारे पर ही 4-5 पुलिस वाले खड़े हुए थे। वहीं पर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसकी एक फोटोग्राफर अलग अलग एंगल से फोटो खींच रहा था। वो पुलिस वाले उस लाश को घेर के खड़े हुए थे, जिसके कारण वो लाश युग और अभिमन्यु को क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। नदी के किनारे पर ही युग के बड़े पापा दिलीप और उसके मामा सुदेश भी खड़े हुए थे। दिलीप बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। युग के वहां पर आते ही वो उससे अपनी नजरें फेर लेता है, जैसे वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था और उसे लगता था कि ये सब कुछ युग की वजह से ही हुआ था। दिलीप और सुदेश के बगल में ही रोंकामुचा गांव के सरपंच रतन पाली और बंगलामुड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र बख्शी भी खड़े हुए थे। रतन पाली की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और वो अभी भी रोए जा रहा था। युग हैरानी के साथ कहता है, यार यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरी तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कछुआ अपने हाथ से शव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुझे वो लाश नहीं दिख रही क्या, जिसे वो पुलिस वाले घेर कर खड़े हुए हैं? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, लाश? अभिमन्यु भी हैरानी के साथ कहता है, हाँ मुझे दिख रही है कुछ कुछ, मतलब कल रात यहाँ पर किसी का खून हुआ है। कायर अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, खून नहीं शिकार, कल रात यहाँ पर शिकार हुआ है और वो शिकार किसी और ने नहीं, यक्षिणी ने किया है, क्योंकि सबको पता है कल रात पूर्णिमा थी और अमावस्या और पूर्णिमा की रात ही यक्षिणी शिकार किया करती थी। अभिमन्यु झट से कहता है, ये क्या बोल रहा है तू, भला यक्षिणी कैसे किसी का शिकार कर सकती है, वो तो ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है ना? कायर कहता है, यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी, पर उसका कमरा खोलकर तूने और युग ने उसे आजाद कर दिया। अब वो आजाद हो चुकी है, उसने वापस से मर्दों के शिकार करने शुरू कर दिए हैं। अभिमन्यु कायर की बात को काटते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है भला, मैंने अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिवाइसों की मदद से चेक किया था, यक्षिणी वहीं उसके कमरे में कैद थी, चाहे तो युग से पूछ ले, वो भी मेरे साथ ही था। युग से क्या पूछूं मैं, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, जिसका साफ साफ मतलब है कि यक्षिणी आजाद हो चुकी है। अभिमन्यु और कायर में खींचातानी चल ही रही थी कि तभी रतन पाली और जोर जोर से रोने लग जाता है। भूपेंद्र बख्शी उसे सहारा देने लग जाता है और उसे समझाने लग जाता है। बिंदु कछुए से पूछती है,
ए कछुए, ये रतन पाली इतना क्यों रो रहा है? आज से पहले तो इसे किसी के मरने पर इतना रोते हुए नहीं देखा। वोट भी नजदीक नहीं आ रहे जो ये रोने का दिखावा करे। कछुआ धीरे से कहता है, रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जो मरा है वो कोई और नहीं बल्कि इसका बेटा है। बिंदु अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा बेटा? इसका मतलब मोहित की मौत हुई है? हाँ, मोहित की मौत हुई है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, 2 मिनट, ये वही मोहित है ना जो गुंडागर्दी करते फिरता था? हाँ वही है। तो यार इसकी मौत में यक्षिणी कहाँ से बीच में आ गई? हर कोई जानता है कि ये मोहित कितना बुरा आदमी था, कितने सारे दुश्मन बनाकर रखे थे इसने। मार दिया होगा उन्हीं दुश्मनों में से किसी एक ने। कायर अभिमन्यु की बात काटते हुए कहता है, माना मोहित के बहुत सारे दुश्मन थे, पर कोई दुश्मन भी इस तरीके से नहीं मारता जिस तरह से मोहित मरा है। तो खुद बता भला नंगा। कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही आसपास हलचल होने लग जाती है, जिस कारण वो चुप हो जाता है। सारी भीड़ एक साइड होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा अधिकारी आ रहा हो। 4-5 पुलिस वाले लोगों को साइड कर रहे थे और किसी के आने के लिए रास्ता बनाने लग जाते हैं। युग और उसके दोस्त भी एक साइड में हट जाते हैं। कुछ ही देर में जब रास्ता बन जाता है तो युग और उसके दोस्त देखते हैं कि सामने से एक महिला सब इंस्पेक्टर आ रही थी, जिसकी आंखों में सूरज की तरह तेज था और चेहरे पर अभिमान, जिसकी हाइट करीब 5 फुट 7 इंच थी, जिसने अपने बालों का जूड़ा बनाकर रखा हुआ था। उसकी शर्ट पर लगी बेंच पर उसका नाम लिखा हुआ था। कछुआ बैच को पढ़ते हुए कहता है, वर्चस्विनी सेन। इसका नाम तो वर्चस्विनी सेन है। यार वाह क्या नाम है, जिस तरह दिखती है वैसा ही नाम है। हम तो दीवाने हो गए यार इनको देखते से ही। जरा चलने का अंदाज देखो, एकदम मर्दानी जैसा। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, कछुए यहाँ पर कोई मरा पड़ा है और तुझे तेरी लव स्टोरी की पड़ी है। वर्चस्विनी सेन की न्यू ज्वाइनिंग हुई थी मेहंदी पथार के पुलिस स्टेशन में। वर्चस्विनी सेन के पीछे ही हवलदार चार्ली चल रहा था। उसकी उम्र करीब 45 साल थी और उसके बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। चार्ली मेहंदी पथार का सबसे पुराना हवलदार था और आसपास के गांव की सारी बातें जानता था। वर्चस्विनी और चार्ली लाश के पास पहुंच जाते हैं। वो 4 पुलिस वाले जो पहले से उस लाश को घेर कर खड़े हुए थे, जब वो साइड हटते हैं तो वो लाश क्लियर दिखने लग जाती है। जब युग और अभिमन्यु की नजर उस लाश पर पड़ती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। नदी के किनारे एक काले आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। उसके हाथ पर खरोचों के निशान थे और सीने पर रामरो नरामरो खरोचा हुआ था। उसके सीने का दिल गायब था। इस आदमी की लाश का हुलिया हूबहू वैसा ही था जैसा युग और अभिमन्यु ने टाइपराइटर के अंदर जो पेज थे उस कहानी में पढ़ी थी। इस आदमी की भी मौत ठीक उसी तरह की हुई लग रही थी जैसा उन्होंने कहानी में पढ़ा था। युग और अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? जो कहानी हमने पढ़ी थी वो सच कैसे हो सकती है?